नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनम्। एक बहुत बड़ा राजमहल, अमूल्य अनर्घ्य राजमहल खड़ा होने जा रहा है। और राजमहल की जितनी कीमत है, उस कीमत को आंकते हुए ये ख्याल में आता है उसका फाउंडेशन, उसकी नींव भी उतनी ही दमदार होना चाहिए। तो उस पर राजमहल तो खड़ा रह सकता नहीं, और रहा तो जितना निवेश इन्वेस्टमेंट उसमें होगा वो 2-5-6 साल में वो बिल्डिंग ढह सकती है, ढह जाएगी। आपके जीवन का भी निर्माण होने जा रहा है। आप आपके नए नए कदम, लड़खड़ाते कदम इस जैन मार्ग पर रख रहे हैं। कैसे रखे जाए, क्या सावधानी रखे, आपके जीवन बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता होना जरूरी है। हम एक छंद के जरिए विद्यार्थी के लक्षण देख रहे थे। खरेखर विचारा जाए तो आप विद्यार्थी है ऐसी बात नहीं है। वस्तु स्वरूप विचारो तो मैं भी विद्यार्थी हूँ, क्योंकि ग्रहण करने लायक सबको सदाकाल बना रहता है। जब तक सर्वज्ञता, पूर्ण वितरागता हासिल नहीं होती, निर्दोषता तो हो नहीं सकती। जब तक दोष है उसको गुण ग्राहकता बनी रहनी चाहिए, तब तक वो विद्यार्थी है। हमने एक छंद से प्रारंभ किया था जो विद्यार्थी के 5 लक्षण कह रहा था। ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदाध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंच लक्षणम, जिसमें हमने ज्ञान तृष्णा पर चर्चा करी है। गुरु निष्ठा पर भी हमने लगभग चर्चा पूर्णता की तरफ करी थी, और कुछ मानस बना तो उसको और थोड़ा लेते हैं। गुरु के सामने हमें चाहिए कि हम निरावरण रहे। निरावरण मतलब कोई लाग लपेट की बात नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ढकने का काम नहीं होना चाहिए। बात वस्त्र की नहीं चल रही है। हमारी मन में जितनी परतें आती है, उन परतों को हटाकर मन को जैसा है वैसा खुला रूप से रखने का प्रयास करना चाहिए, निश्चल रूप से। तो और जो भी समाधान आप गुरु से पाते हैं, वो गुरु योग्य ही आपको सलाह देंगे। और मैं जगत के गुरुओं की मैं क्या बात करूं भैया। हमने तो हमारे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में तो शराबी और कबाबी टीचर्स भी हमारे रहे हैं। मैं टीचर्स की तो क्या बात करूं, लौकिक टीचर्स की। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूँगा आपको, जो धर्म की विद्या देने वाले आपके टीचर हैं, जो स्वयं जिनको देख देखकर आपको धर्म की महिमा भासित होती है, आपको ये लगता है मुझे भी इन सरीका होना है, मुझे भी ऐसा ज्ञान और वैराग्य हमें ऐसा चाहिए, ऐसे गुरुओं का मूल्यांकन तो हो नहीं सकता। ये एक लोक में और एक नीति चलती है, अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्धस्य पदस्य वा। एक अक्षर हो, आधा पद हो, अथवा एक पद हो, भवेत विस्मरण पापी किम सद्धर्म देशनाम। आप अर्थ तो समझ रहे होंगे
जिसने हमको एक पद, आधा पद अथवा एक अक्षर भी पढ़ाया हो, उनके उपकार को यदि कोई भूलता है तो वह बोलो पापी है। तो उनकी क्या बात करे जिन्होंने धर्म देशना आपको दी है। उनका तो उपकार को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि हम लौकिक परिवेश में बात नहीं कर रहे यहाँ पर, हम तो लोकोत्तर परिवेश में आपको बात कर रहे हैं। जो 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप सिखाता है, चरणानियोग, कर्णानियोग, प्रथमानियोग, द्रव्यानियोग, आपको ये सब चीजें सिखाता है, वितरागता की बात करता है, वितरागता की तरफ प्रेरित करता है, पुरुषार्थ बढ़ाता है। हम तो ऐसे गुरुओं की बात कर रहे हैं। वैसे एक बार फिर हम छंद पढ़ेंगे सब। अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्धस्य पदस्य वा भवेत् विस्मरण पापी किम सद्धर्म देशना। कबीर को पूछो तो कबीर तो गुरु की महिमा अंकन करते समय क्या लिखते हैं देखो जरा। उन्होंने तो ऐसे ऐसी कल्पना करी है कबीर ने कि मैं तो मेरा बस चले तो पूरी धरती को मैं कागज बना लूं, और जितना भी वन जंगल है, उनके पेड़ है, जितने भी पेड़ है इस भूतल के, उनको मैं लेखनी बनाऊं, और जितने भी समुद्र है उनकी मैं स्याही बनाऊं, और तब भी कुछ लिखना चाहूं तब भी गुरुओं का मैं तो जितना गुणानुवाद है वो तो मेरे से नहीं बनेगा। इसको भी आप नोट करेंगे। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी लेखनी सब वन राय, लेखनी सब वन राय। 7 समुद्र की मसी, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। भाव तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। गुरु निष्ठा का पहला कदम वैसे अपनी पात्रता बनाए रखना, क्योंकि हमारे जिनवाणी में यहाँ तक बात आई है, जैसे पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ है उसमें तो यहाँ तक लिख दिया कि यदि ऐसी सोच है उस श्रोता की तो तस्य देशना नास्ति, उसके लिए हमें बिल्कुल उपदेश नहीं देना है, उल्टा उल्टा अर्थ ग्रहण करता हो आदि आदि। इसलिए आप लोगों ने पिछले साल या इस साल पढ़ेंगे वितराग विज्ञान में, इसमें लिखा है भवी भागन वत्स। जो वचन निकलते हैं वो भव्यता देखकर, वो योग्यता देखकर, उनके भाग्यवश, उनकी पात्रता देखकर निकलते हैं। समझ में आता है? मैं तो हमेशा ही कहता हूं, कोई लाखों करोड़ों की संपत्ति यदि किसी की लूटनी हो तो उसके माथे पर बंदूक रखकर, छाती पर पिस्तौल रखकर लूटी जा सकती है। निकाल माल। और लूटना संभव भी है, लूटना संभव भी है। और वो फटाफट चाबियां फटाफट हाथ में भी दे देगा। लेकिन यदि हमें किसी से यदि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, क्या करना है? तो क्या विधि है ज्ञान की प्राप्ति की? कि इसमें भी ऐसा हो सकता है क्या? सब 6 द्रव्य सिखाओ, विचार करो। वो तो जितना आता है उतना भी भूल जाएगा, आपको कैसे बताएगा? इसके लिए आवश्यकता है विद्या। आपने एक और पढ़ा होगा नीति वाक्य,
विद्या विनयन शोभते। क्या कहा? विद्या की शोभा विनय से है। लेकिन मैं और एक बात कहूं, विद्या की शोभा विनय से है बोलो, लेकिन भैया विद्या की प्राप्ति भी विनय बिना नहीं होती, ये पहली बात है। प्राप्ति के लिए विनय चाहिए तुम्हारा। तो हम प्रथमानुयोग को थोड़ा सा पलट कर देखें, खास तौर पर रक्षाबंधन पर्व हम सब मनाते हैं। वेरी सॉरी, श्रुत पंचमी पर्व हम सब मनाते हैं। उसमें कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। धरसेन मुनि ने 2 समागत आचार्य विद्वानों को बुलाया, पुष्पदंत भूतबली। अब जैसे उनको बुलाया, उनकी परीक्षा के लिए कुछ सूत्र दे दिए उनको, ध्यान रखना कोई बात को, जाओ परीक्षा करो। और ये बोल दिया कि मेरे पास तब तक नहीं आना जब तक आपको इस मंत्र की सिद्धि ना हो। किसकी चर्चा चल रही भैया? गुरु निष्ठा का प्रकरण चल रहा है हमारा। अभी उनको कहा जाओ तुम परीक्षा करो, तब तक नहीं आना जब तक सिद्धि नहीं हो। ठीक है, अब देखो उनको समझ में आ गया सूत्र में खोट है। खोट नहीं होती तो ऐसी असंभवित बात घटित नहीं होती। जैसे उनके स्वप्न में वैसी देवी आई थी, एक कानी और एक दांत विचित्र दांत वाली। ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वांग सुंदर हुआ करती है। मंत्र में कुछ खोट है, ऐसा होने पर भी उन्होंने ये नहीं विचार किया यार हम कहां से आ गए यहां पर, ये कैसा आदमी है, ये तो कुछ मंत्र ही नहीं जानता, ये तो कैसे घुमा रहा है हमको, या तो घुमा रहा है या तो इसको कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने ये नहीं विचार किया। उन्होंने बहुत भद्रता से यह भाव लाया, ओ हमसे गलती हुई कुछ, और मना ही थी जाकर पूछने की कुछ। तो उन्होंने स्वयं अपनी बुद्धि से उसमें थोड़ा सा सुधार कर लिया, जितना आवश्यक था उतना सुधार करके उनको उस चीज की सिद्धि हो गई। और सिद्धि होते ही वे जैसे ही आए धरसेन स्वामी के पास, तो उलाहना से चालू नहीं किया उन्होंने। उलाहना समझते हैं, वे तो चाहे तो दोष भी दे सकते थे, वे तो ब्लेम कर सकते थे कि साहब क्या दे दिया हमने, अथवा ये कह सकते थे ये तो हम अच्छे हैं तुमसे तो, और करके दिखाए साहब आपने हमको क्या समझा। उन्होंने सबसे पहले हाथ जोड़कर ये कहा, किसने कहानी सुनी है ये आज तक? अभी आप नए बच्चे तो सुनेंगे। उन्होंने ये कहा हाथ जोड़कर कि भंते स्वामी महाराज भगवान, हमसे भारी भूल हुई। क्या भूल हुई? आपकी इजाजत के बिना आपने दिया हुआ सूत्र में हमने फेरफार कर लिया। विनयता समझ में आ रही है आपको? जबकि वो सूत्र नहीं था जो उन्होंने दिया, वो जानबूझकर वैसा दिया गया था। और सिद्धि करके आए थे, कितनी मृदुता, उनको ख्याल में आ गया ये पात्र है, इनको विद्या दी जा सकती है। पात्रता की परीक्षा इतनी होती है विद्या देने के पूर्व। ग्रंथों में यहां तक लिखा कि ग्रंथों की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी बात आई। तो ऐसा लिखा आचार्य ने, जलम हस्ते जलम रक्षे थलम रक्षे। जिनवानी की रक्षा कैसे करे? जिनवानी की रक्षा कैसे करे? कौन से 2 शब्द बोले? जलम रक्षे थलम रक्षे। कुछ नहीं अर्थ समझ में आ रहा है ना? इसके जिनवानी को जल से रक्षा करो, इसकी धूल मिट्टी से रक्षा करो, और रक्षे शिथिल बंधनम,
इसको इम्प्रॉपर हैंडलिंग से भी बचाना, प्रॉपरली इसको पकड़ना प्रॉपर, फिर जिल्द फटती है आधी आधी। आपने ऐसा पकड़ लिया, एक कोना पकड़ लिया जिनवानी का, एक पन्ने के बल पर तुमने जिनवानी पकड़ ली, क्या तुमको ऐसा लटकाया जा सकता है? अब वो जिनवानी कैसे टिकेगी? 2000 वर्ष से आए वाले ताड़पत्र हमारे सामने सुरक्षित है, और 2 साल पहले की जिनवानी हम पढ़ रहे वो सुरक्षित नहीं है। ये तो विचारणीय बात है। जबकि ताड़पत्र में तो ऐसा कुछ भी बाइंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं था, वो तो ये है कि हाथ लगो तो टूटे, तब भी वे सुरक्षित है। जलम रक्षे थलम रक्षे रक्षे शिथिल बंधनम। आगे क्या लिखते हैं? ये क्यों कह रहा हूं मैं इतना सारा? गुरु निष्ठा की प्रकरण चल रहा है। पात्रता को कितना दृष्टि में रखा है आचार्य देव ने। अपात्रों को कोई देशना नहीं हुआ करती। अपात्रों को उपदेश देने की चेष्टा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार छिद्र युक्त घड़े में पानी डालने की चेष्टा, क्योंकि डालने के समस्त विकल्प निरर्थक है, अनर्थकारी है। क्या कहा? निरर्थक ही है। अभी तो मैं इतना भर कह दूं, कभी कभी तो अनर्थकारी भी हो सकते हैं जब ऑलरेडी घड़े में पहले से ही जहर हो और उसमें हम दूध डालें, तब तो फिर अनर्थकारी भी है। कितने जन समझ रहे इस बात को? पहले तो उपक्रम निरर्थक है, दूसरा उपक्रम तो हार्मफुल है, हार्मफुल, अनर्थक। पहले तो यूजलेस है, सेकंड इज हार्मफुल। क्या कह रहे हैं? कैसा पात्र होना चाहिए? मूर्ख हस्ते न दातव्यम एते पुस्तक रक्षणम। मूर्ख हस्ते न दातव्यम, मूर्खों के हाथ में रक्षा करने के लिए और एक काम करना, ये तो प्रकृतियों की बात हुई। मूर्खों के हाथ में भी नहीं पड़ने देना, वो तोड़ मरोड़ कर सकता है, कुछ भी करेगा, उसका उल्टा पलट, शब्दों में हेर फेर करेगा, फिर आगे जोड़ देगा। इतना सब पुस्तक रक्षण करने के लिए जरूरी है। पात्रों की परीक्षा भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं दिया जा सकता। हमारे ये गुरु निष्ठाओं को देखकर ही हमारे आचार्यों ने सोमदेव की रुचि को देखकर, सोमदेव की निष्ठा को देखकर आचार्य देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना करी। प्रभाकर भट्ट की रुचि को देखकर परमात्मा प्रकाश की रचना करी गई। सिद्धे नामक ब्राह्मण की गुरु निष्ठा को देखकर तत्वार सूत्र की रचना करी गई। चामुंडराय की रुचि को देखकर गोमट सार ग्रंथ लिखा गया। यह सब रुचि का कमाल है। और रुचि आप लेके बैठोगे तो ध्यान रखना, आपको भगवान के वचन भी कार्यकारी नहीं होंगे। गुरु निष्ठा का पहला कदम है एकदम चुस्ती चाहिए। मिलिट्री में जो बॉर्डर पर खड़ा सैनिक है, अभी शत्रु आने का टाइम हुआ और वो कहे साहब मैं तो बंदूक ही भूल गया, मैं तो बंदूक लेके आओ, इतने में तो उड़ा दिए जाओगे, आउट। और इतने में तो देश पर संकट आ जाएगा। तुम खाना भूलते हो और ये कैसे भूल गए? तुम निष्ठा नहीं है तुम्हें, तुम मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो देश की। क्या कहा? देश की मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं तुम। साल भर हमने तुमको पोसा सालों से, और आज नौबत आई और तुम चेक कर रहे हो और बंदूक की जंग हटाने की बात करते हो तुम हमारे सामने। और तुम्हारे सामने तो यह है, जरा सी भी चिड़िया है तो तुम्हारा ट्रिगर ऑन होना चाहिए था तुम्हारा। उससे कम चुस्ती यहां पर नहीं चाहिए। मैं क्यों बात कर रहा हूं इतनी? गुरु निष्ठा की बात कर रहे हैं। पात्रता देखकर यह गुरु निष्ठा पहली बात है। क्योंकि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और हमको नींद लग गई तो बड़ी बात नहीं, आप जब जाग जाओगे तब आप पढ़ना चालू कर सकोगे भैया। लेकिन प्रवचन स्वाध्याय कक्षाओं का तो ऐसा नहीं हुआ करता। और फिर आपको नींद लग गई
अथवा आपने कोई गलती करी और फिर आपका मूड बनकर कहा सब आप पढ़ाओ, तो तुम अकेले थोड़ी ना हो कुछ। और फिर अकेले हो ना हो, हमारे विकल्प तो खत्म हो गए ना। अभी बात तो हमारे विकल्प के, भैया हमें भी तो बोलो, हमें भी तो अपना कल्याण करना है ना। हम क्या दुनिया के कल्याण का ठेका लिए थोड़ी बैठा है गुरु तुम्हारा। तुम्हारा गुरु तुम्हारे कल्याण का ठेका लेके नहीं बैठा है। तुम्हारे गुरु ने तो आपकी ऐसी दशा देखकर करुणा करी है। अभी आप पढ़ेंगे बहुत जल्दी मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य के स्वरूप में, कोई धर्म का लोभी जीव देखकर कदाचित उपदेश दिया तो दे देवे। क्या शर्त लगाई? क्या शर्त है? धर्म का कोई लोभी, मतलब धर्म का लोभी मतलब ज्ञान तृष्णा, अभी की भाषा में थोड़ा निकल गया। गुरु निष्ठा तक हम आकर पहुंचे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज्ञान तृष्णा में ये कहा, चातक की भांति बिना शर्त अनकंडीशनल अब तृष्णा बनाए रखो, आपको प्राप्ति होगी। गुरु निष्ठा में ये बताया गया, पारस को छूकर यदि हम सोना नहीं हो पाए तो इसका मतलब हम लोहा भी नहीं थे, अतः लोहे पे कुछ आवरण आया था। और लोहे पर थोड़ा सा ही कपड़े का आवरण हो और वो पारस मणि को स्पर्श करे तब तो सोना होगा ना। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब जानते हैं लोहा जब पारस मणि को स्पर्श करता है तो सोना हो जाता है। नहीं सुना आप लोगों ने? सुनने की बात है, देखने का तो सवाल ही नहीं है। सोना हो जाता है उसका। लेकिन कपड़े का एक पतला सा आवरण हो और कितना भी छुए तो उसका सोना नहीं हो सकता, निरावरण। समझ में आता है? अरे ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे है। 10 मिनट थोड़े लेट आए, 10 मिनट थोड़े लेट आए। बच्चे यहां पर तो बोल रहे हो, ऐसी जगह जाओगे जहां पर तुम्हारे कोई नहीं सुनेगा, सागरोपर्यंत पिटते रहोगे, बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। और ऐसी अमोघ करुणा कर रहे वहां से निकालने के लिए, कैसे काम चलेगा ऐसा? तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में 10 मिनट लेट गए तो चलता है क्या? बोर्ड के एग्जाम्स में, आपकी बोर्ड के एग्जाम्स में आप 10 मिनट लेट पहुंच जाओ तो आपको मिलेगा कि एंट्री मिलेगी क्या? हो गया, दरवाजे बंद हो गए, सामान्य स्कूल का रूल है ये। तो ये क्या गया बीता है क्या? आपको बिफोर टाइम 5-10 मिनट जल्दी आकर हमारा क्या मिसिंग था, हम नहीं नोट कर पाए, वो देखो, समझो, चिंतन करो, कल क्या विषय चला, पूछा जा सकता है। इतना विवेक तुम्हारे पास होना चाहिए था। तीसरे बिंदु पर चर्चा चलेगी, सदा अध्ययनशीलता। किस पर? सदा अध्ययनशीलता में 2 शब्द जुड़े हैं, सदा अध्ययनशीलता, ऑलवेज रीडिंग। क्योंकि ऑल दोज पीपल हु रीड, कॉमा, लीड। समझ में आता है? दोज हु वांट टू लीड दे आउट टू रीड मोर एंड मोर। ये लगभग ज्ञान तृष्णा जैसा ही है। निरंतर पढ़ना ये विद्यार्थी का गुण है। अब जानते होंगे वैसे 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 वर्ण बताए गए हैं, ऐसा कह सकता हूं मैं। 4 वर्ण कहो अभी। उसमें एक ब्राह्मण वर्ण है, जानते हैं आप? एक क्षत्रिय शूद्र वैश्य है और एक ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण। और 4 आश्रमों में एक ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्राह्मणों का काम मात्र पढ़ना हुआ करता था। और ब्राह्मण मतलब किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, जो पढ़ता था उसको ब्राह्मण ही कहते थे। आपका इमेजिन करो 100 साल की लाइफ है किसी की, क्या कहा? अपन लगभग अपन मोटा मोटा अनुमान कर सकते हैं कितनी लाइफ होती है पर्सन को। यहाँ पर 100 मान के चलते अपन,
100 मान के चले, 80 मान के चल सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन जिए, हमारा क्या बिगड़ रहा है ज़्यादा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 4 आश्रम भारतीय संस्कृति में कहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। किसी ने सुने हैं ये कभी? सुने हैं आपने? आप कहाँ के हो? अच्छा, क्या नाम आपका? ईशान। ठीक है, गुड। अब घर पर पढ़े हैं थोड़ा बहुत? कौन पढ़ाता था? मम्मी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4 आश्रम बताए गए हैं, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम ये फर्स्ट 25% का आपका एज माना जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको ब्रह्मचर्य से रहना है। आपकी इसकी चर्चा 3-4 दिन के बाद चल सकती है, जिसमें आपका मूल काम अध्ययन 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 करना है। क्योंकि जीवन में फिर अध्ययन कब करोगे? 25 इयर्स इसमें निकल गए, फिर नौकरी में जाएंगे और छोकरी में जाएंगे। अब ब्रह्मचर्य से नहीं रह सको तो ये पाप तो अब टल नहीं सकेगा आपसे। क्या कहा मैंने? रिपीट। बंगलुरु, रिपीट। हाँ, बेंगलोर का है ये। हाँ, बोलो। कन्नड़ में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। कन्नड़ में बोल सकते हैं। हाँ हाँ। Who will repeat? मैंने क्या कहा तो कौन रिपीट करेगा? चलो बोलो। हाँ, हाँ। यदि आपका पुरुषार्थ जोरदार नहीं रहा और ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकोगे तब तो आप तो फंसोगे इस दलदल में, आपको थोड़ी ना कोई बचा पाएगा। यह सब बातें गृहस्थ आश्रम में। क्या आता है? फिर मान के चलो एट द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ 50 मान के चलो, जैसे आपके पापा की एज क्या होगी लगभग? व्हाट इज योर फादर्स एज? 40। अपन थोड़ा और मान के चले, वैसे 50 तक आ गए मान के चलो। वैसे अभी तो उनका किस में जा रहा है पूरा जीवन? तुम, हाँ, तुम बहुत समझदार हो बच्चे, बहुत समझदार हो। किस में जा रहा है जीवन? तो तुरंत कह रहा है ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, समझदार है। तुम्हारे पालन पोषण और तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें संस्कारित करने में ही पूरा उनका जीवन दिन मिट रहा है। और निरंतर अर्निंग कर रहे, बच्चे को कम नहीं पड़े, नए एजुकेशन के लिए, और उसको गांठ में भी बना रहे। कोई पाप का उदय उस पर आए तो काम करेगा वो अपना, ठीक है। 50 साल तक यही कर रहे तुम्हारे पिताजी, और 10 साल तो कर ही सकते हैं, ठीक है, करेंगे 10 साल और, क्यों नहीं करेंगे। और 50 साल के बाद फिर क्या होगा? और 10 साल के बाद फिर तुम्हें छोकरी की जुगाड़ में बने रहेंगे वे। इसको छोकरी देखो करो, और फिर उनके बच्चों को संभालो, फिर गोरख धंधे संभालो करो, और फिर आते आते बुढ़ापा खड़ा हो गए। 60-70s में, 60-65 में बोलो सीनियर सिटीजन हो गए, यू आर फिट फॉर नथिंग। हाथ में लकड़ी आ जाएगी ये, तब पढ़ोगे क्या? आप समझ रहे? समझो मेरी बात को। 100 साल के पैच में पढ़ने की उम्र कब है वो बताया जा रहा है आपको। गृहस्थ आश्रम तो एकदम ओवर पैक्ड है, हाउसफुल है। इसमें तो 1 मिनट टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। एक तो पैसा कमाओ और भोगो, ये 2 बातें इसमें होगी। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की प्रबलता इसमें रहेगी। मेरा प्रश्न है, धर्म पुरुषार्थ की प्रबलता किस में रहेगी? और बाद में बुढ़ापा आपका आएगा, रोजाना डॉक्टर के चक्कर काटेंगे। आपके कितने जन के घर में दादाजी है? दादाजी, ग्रैंड पापा है ये हाउस में।
40-45 घंटे दूर रहता ही है। हाँ, क्या एज है ग्रैंडफादर की? ग्रैंडफादर की एज 79, 80। हाउ इज ही? नाइस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उनकी हेल्थ कैसी रहती है? बीमार से बने रहते हैं। हाँ, घर में ही रहते हैं, खटिए पर बैठे रहते हैं, ऐसा तो आप लोगों ने देखा होगा ना। और दवा है, समस्या है, थोड़े चलते चलते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, घर वाले समझते वही कह रहा था ना तुमको चलो मत। आपके मम्मी पापा बोल रहे होंगे उनको कि हमने कितनी बार कहा आपको, आप तो थोड़ा ध्यान रखा करो, आपको क्या जरूरत है, हम देख लेते ना इसको। आप लोग घर में नोट करते होंगे इस बात को। मतलब बुढ़ापा हालत ही ऐसी है कि फिर टोपी बांधकर बाहर निकलना, कान में मशीन है दादा के? नहीं है। आंख में है? आंख में है। बिना मशीन के काम चल ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? आंख में तो इसके भी है। कहने की बात मेरी ये है, तब ज्ञान अर्जन करेंगे क्या? कितनी पराधीनता होती है, कौन मंदिर ले जाए, कैसे पढ़े, कैसे सुने ग्रंथ को, इतनी ताकत भी नहीं है। पढ़ने की क्रीम टाइम ये है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? सदा अध्ययनशीलता। आपका क्रीम टाइम अभी पढ़ने का है। सदा अध्ययनशीलता, आपको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। आप ये श्रृंखला चालू करें। मैंने आपको शायद 1-2 पीरियड पहले बताया था क्या? शाम को मैंने यही कहा था ना, शाम को भक्ति के पहले मैंने कहा था, यहीं पर कहा था ना 2-3 पीरियड पहले, कि नहीं कहा था? अब सीनियर से बात रखे, क्या भैया हमें कुछ पढ़ा दो आप, वे पढ़ा लेंगे। देखो ध्यान रखना, अब प्रारंभ में अच्छा करेंगे तो आप सब सुधर जाओगे। आपका पहला कदम यदि टेढ़ा पड़ गया, पहला यदि घड़ा उल्टा रखा गया, आपका जीवन तबाही की तरफ बढ़ेगा। आप इस भ्रम में नहीं रहना कि हम मंगलायतन में आए हैं तो अब हमारा सुधार अनिवार्य है। ऐसा नहीं होता। कोई ठेकेदार नहीं है। समूह शरण में भी कोई ठेका नहीं है। समूह शरण में भी बिगड़ते ही है। तो यहां पर तुम्हारे पीछे पीछे कौन लगेगा? ये तो है, सभी बातें तुम्हारे सामने रखी तो जाएगी, तुम कुछ भी उठा के आओ, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे सामने अच्छा भी तो ऑप्शन था। ध्यान रखना, यहां पर तुम बिगड़ भी सकते हो। इसकी कोई खराब बात है? इसको तो आप लोगों को तो सुधरने के लिए भेजा है। कितने जन को है सुधरने के लिए भेजा है? सबको सुधरने के लिए भेजा है, ठीक है। सुधरा कौन जाता है? जो बिगड़ा है वो, कि जो सुधरा है वो? बिगड़ा। मतलब बात तो नक्की हुई, थोड़ा बहुत बिगड़ तो है ही आप में, है ना। अभी इनका बिगड़ को ये आदर्श बना है और इनके बिगड़ को ये आदर्श बना है, तो फिर हो गया कल्याण सबका। तो फिर बिगड़ ही बिगड़ हो जाएगा। कहने की बात यह है, अब जिस सर्कल में रह रहे हो, अब जिन विद्वानों के बीच में रहते हो, उनको भी कोई खराब आदतें हो सकती है। अब जिन समाज वालों के सामने जो यात्री आते हैं उनको देखोगे, बहुत स्वाध्यायी है, उनमें भी कोई कमी देख लोगे। अब उसी को आदर्श बनाओगे तब तो भटके। आपको निर्णय की ताकत आपकी होनी चाहिए। समझ में आता है? बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी रखना। और एक बार गीली मिट्टी पर कुछ डिजाइन लिखी जाए, गीली मिट्टी पर कुछ डिजाइन लिखी जाए यदि, और वो सूख जाए घड़ा, भले ही धूल आदि आकर उसको ऊपर आवरण आ सकता है तो डिजाइन दिखेगी नहीं, लेकिन कालांतर में किसी कारण से वो हवा हट जाएगी तो फिर डिजाइन तो है ही उसमें, कहाँ चली गई वो। अब डिजाइन आप कैसी बनाते हो? उस पर प्रॉपर बनाते हो कि इम्प्रॉपर? पूरा बिगाड़ भी हो सकता है और पूरा सुधार भी हो सकता है। या आपके हाथ में है, आप आपके जीवन को आबाद बनाए कि बर्बाद बनाए। ठीक है। अब बर्बाद को बनाना तो नहीं कहते, बर्बाद तो मिटाने को कहते हैं। वैसे तो सदा अध्ययनशीलता का हमारा प्रकरण है। मैं चाहता हूँ आप निरंतर रीडिंग करें, नैतिकता की पुस्तकें पढ़ें। स्कूल की पुस्तकें तो पढ़े ही, जितना पढ़ना है उतना, अधिक से अधिक समय नैतिकता के अध्ययन में देवे। मैंने कहा था आपको,
आप ऑटोबायोग्राफीज खूब पढ़ सकते हैं, स्पीचेस पढ़ सकते हो खूब, समझ रहे हैं आप। गांधी जी का लिटरेचर पढ़ सकते हैं, कलाम का लिटरेचर पढ़ सकते हैं, इंदिरा गांधी, टेरेसा, सबका लिटरेचर पढ़ सकते हैं आप। खूब ज्ञान का पोषण होगा और वैचारिक बल बढ़ता रहेगा आपका। आपको ख्याल में आएगा आपको क्या डिसीजन लेना जरूरी है लाइफ में, ठीक है। रीडिंग बनाए रखे। जैसा मैंने कहा है, भक्ति के पहले भी थोड़ा टाइम होगा, सीनियर से बात करके कुछ सब्जेक्ट चालू किया जा सकता है। और फिर आप तो बोल रहे सब्जेक्ट चल रहे बोल रहे ना, कोई पढ़ा रहे बोल रहे थे अर्पित भैया, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं निसंकोच और सविनय। आप उनको कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाथ जोड़कर कि तो वो कहेंगे भाई क्या बात है, तो हमें ये शंका समझ में नहीं आ रहा है भैया, तो आपको समझाएंगे फिर। और कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, क्योंकि अर्पित भैया आपके बहुत ही योग्य पर्सन है, बहुत ही अच्छे जीव है, तो उनको आप कोई पूछेंगे तो वे आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। उनको नहीं समझ में आया आपस में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और नहीं हुआ आपस में डिस्कशन से, वो और भी उनके ऊपर जो विद्वान हैं उनसे पूछकर आपको बता सकते हैं। आगे बढ़ना है। बात चल रही है सदा ध्येयशीलता की। और देखो, हमारी उदात्त सोच ये होना चाहिए, आपको क्या बनना है लाइफ में? IIT। आपको क्या बनना है? हाँ, आपको क्या बनना है? कलेक्टर बनना है। आपको क्या बनना है? साइंटिस्ट। आपको क्या बनना है? डॉक्टर। मतलब मैं अपन मान के चल सकते हैं सबको IIT में जाना है, साइंटिस्ट करना है, डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को खदानों में घुसना है, किसी को ऊपर चढ़ना है, मतलब उछल कूद का सबका बात आ रही है बराबर। लेकिन मेरा प्रश्न है, डॉक्टर इंजीनियरों की समाज में तो कमी है नहीं, आप सब जानते हैं। हजारों और लाखों और करोड़ों की तादाद में पड़े हैं, आप तो समझ रहे हैं ना। हजारों और लाखों की तादाद में सब पड़े हैं, आप ये सब करोगे, बट व्हाट विल वी गेट इफ यू अटेन सच डिग्रीज? समझे मेरा प्रश्न? आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, उसमें तो आपको पर्सनल बात हो गई, आपकी पर्सनल बात हो गई लाइफ की, कि मुझे सीधी बात है, मुझे पैसा कमाना है। फिर पैसा कमाने के लिए कौन क्या साधन बनाए, कौन क्या साधन बनाए, वो अलग बात है। लेकिन विचारणीय बात यह है, व्हाट्स रॉन्ग माय डियर, डोंट एक्सरसाइज हियर, अदरवाइज इफ यू वांट यू मे गो आउटसाइड। हाँ, नॉर्मल, बी नॉर्मल। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये आपके पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, दैट इज, ये तो आपके स्वार्थ की बात कर रहे हैं। हमें ये बताओ आपसे देश को क्या फायदा होगा? हमें ये बताओ आपसे हमारे समाज को, हमारे धर्म को क्या फायदा होगा? ये तो पारिवारिक की बात कर रहे हैं आप। अब कुछ भी करते हैं, इंजीनियर बनना, किसी को डॉक्टर बनना है, और ऑल दीज आर मनी मेकिंग मशीन्स। आप समझ रहे हैं? एक जन भी यही तो नहीं कह रहा है कि आई विल लाइक टू बी ए सोशल वर्कर, आई विल लाइक टू बी ए टीचर। कोई ये भी भले ही कहे सब हम तो सोशल वर्क ही करेंगे, साइंटिस्ट बनकर भारत के लिए कुछ करेंगे, डॉक्टर बनकर भारत के लिए कुछ करेंगे। भारत के लिए कुछ करना है तो एक झाड़ू भी काफी है, काफी थी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को? मतलब ये तो आपके छोटे छोटे एम्स, एम्बिशंस हैं, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है। अब व्यापक विचार करो, आप ऐसा क्या बनेंगे जिससे हमारा कुछ हित होगा? हमारा मतलब समझ में आता है? आपके गुरु को आपने दक्षिणा दी, यह हमें कब लगेगा? समाज को क्या मिलेगा? आपके जैन शासन का गौरव कैसे बढ़ेगा? इसका तो अब कोई एम एम्बिशन की बात ही नहीं कर रहा है। आपको बहुत दृढ़ता से ये चाहिए, हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है, हम लाइफ में पहली बात तो एक सच्चे जैन बनेंगे, सदाचारी जी। आपको चाहिए कि आप ये कहे कि हम पंचाणु व्रत को अंगीकार करेंगे,
और अवसर आया, प्रसंग आया, हम तो महाव्रत को भी अंगीकार करेंगे। और कुछ नहीं, जैसे बात आई थी, हम तो विद्वान बनना चाहते हैं, ये तो सामाजिक बात करो, व्यक्तिगत बात मत करो, ये सब एम्बिशंस के। हम तो विद्वान बनेंगे और क्या करेंगे, जो आप काम करते हो और इतने जनों को, यू आर ट्राइंग टू शेप द वर्ल्ड, क्या कहा, शेप द वर्ल्ड इन प्रॉपर सेंस, इन मॉरल सेंस, टू फ्रेम एंड मेक द वर्ल्ड इन प्रॉपर सेंस, इन मॉरल सेंस। या हमसे भी, हम भी ऐसा आप में, आपके कार्य में हम भी अपना योगदान देंगे, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। अब विचार करना, थोड़ा सा विचार करना। एक जन कोई ले गया मेरे को, बोले फैक्ट्री दिखाना है, चलो चलो तो चलो तो मैं नया था इस फील्ड में और रस रुचि तो बहुत थी इसमें, तो कोई शक नहीं है, और राग भी बाह्य विषयों में टूट गया था, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट लेकिन नहीं रहा गया, उन्होंने भी बहुत आग्रह किया, तो चलो थोड़ा, चलो 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 तो चलो। नीचे ही है, फैक्ट्री दिखाते हैं, देखो डालडा की फैक्ट्री दिखाई, क्या कहा, अब इतना बड़ा उसका गोडाउन है, इससे 10 गुना बड़ा गोडाउन था, और पूरा डालडा का वो मोड़, क्या कहेंगे उसको, डालडा का एक स्टैक्स में रखे गए थे। हाँ, तो जैसे मान के चलो गुड़ की रहती ना 10-10 किलो की पारी, समझ रहे आप, तो ऐसा पूरा डालडा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक्स के रूप में, जिम्नेशियम करते ना आप लोग, बस वैसा सब था, पूरा हॉल भरा। तो मैंने सोचा, मैंने उनको कहा, है इतना कौन खाता है? मैंने कहा वैसे तो नॉनवेज चीज़ है, आप सब जानते होंगे डालडा, जानते कि नहीं जानते आप? ये सब कुछ नहीं, अभी तो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आपको यहाँ पर 5 साल में पूरा आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। आपको एक एक चीज़ का इतना ज्ञान होगा कि आप घर पर ही नहीं, पूरे समाज वालों को ही नहीं, आप पूरे देशवासियों को भी आप गाइड कर सकोगे, इतना आपको ज्ञान होगा। बस आपके पास ज्ञान तृष्णा चाहिए, सदा अध्ययनशीलता चाहिए, और जिसकी बात करने वाले महत्वेच्छा, वो महत्वेच्छा चाहिए, एम्बिशियसनेस आपके पास होना चाहिए। तो मैंने कहा इतना क्या करेंगे? तो कहते देखो सुनो, आप तो बोले आप तो पंडित पढ़े, आप तो पंडित है, बोले आप तो कुछ समझते नहीं इन बातों को। मैंने कहा ना हमको समझना है ना कोई बात भी है वैसी हमारी। ये कह रहे देखो इसका क्या होगा, आप विचार करते हैं। हम तो ये सोच रखते हैं कि आज भारत की आबादी कितनी है? 125 करोड़ है, ठीक है। कितने गांव होंगे भारत में? 7 लाख गांव। छोटे छोटे गांव की बात कर रहे सब। अच्छा आपने स्टडी में पढ़ा है अभी, तभी तो सब बोल रहे। 7 लाख गांव है भी नॉर्मल। उड़ना है तुमको, इजी रहो, तुम इजी रहो, है ना। सात लाख गांव में एक गांव में कितनी दुकान होंगे किराना के? एक गांव में कितने? 10 होंगे, 10 मान के चलते। 20, 25, 30 की तो अपन 100 के अपन छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 10 किराना दुकान है। कितनी दुकानें हो गई पूरे भारत में? 70 लाख दुकानें हैं। तो उन्होंने ये कहा यदि एक एक दुकान वाला मेरी एक लेवे, ये कोई 70 लाख थोड़ी ना है। बोले 7 लाख से ऊपर नहीं है। 10 दुकान में यदि एक दुकान में भी मेरा ये चला जाएगा तो मैं एक दिन में खाली कर दूंगा, बोले इसको। तो मैंने सोचा ये कितनी विशाल सोच रखता है। ये कहता है हिम्मत नहीं हारता और पूरी कॉन्फिडेंस से बात करता है। तो मैं ये सोचने लगा यार हम भी थोड़ा विचार करो। हमारे सामने कितने जन बैठे यहाँ पर? 25-30 जन बैठे अभी आप लोग। आप में से हमें भी ऐसी सोच रखना चाहिए। कोई कहेगा क्या होगा, ये एक एक जन एक एक गांव में जाएगा तो एक एक सभा चालू करेगा
और वहां पर कितना एनलाइटनमेंट, कितना ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा वो। आप समझ रहे हैं? सदा अध्ययनशीलता ये तब संभव है जब आप निरंतर अध्ययन करते रहो। और साथ साथ और एक टर्म सिखा रहा हूं मैं, महत्वेच्छा। आपको निरंतर एम्बिशियस रहना चाहिए, पूछना चाहिए। जितने आपका अज्ञान का आवरण हटेगा उतना आप समाज के अज्ञान का आवरण हटा सकेंगे। और ध्यान रखना इसमें भी, ध्यान रखना इसमें भी, मंगलार्थियों, मेरे भाइयों, हमको जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो पिच पर और ग्राउंड पर तो हमको 11 ही दिखते हैं। कितने? 11 ही दिखते हैं। 2-5 अंदर अंदर होंगे, स्टेडियम पेविलियन में कहीं होंगे भी। कोई रिटायर्ड हर्ट हुआ तो दूसरे को भेज दिया, बदली के तो खूब रहते हैं, ऐसे 3-4-5 तो रहते ही रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड पर आज जो तुम्हें 11 दिख रहे हैं वो कहाँ से आए 11? वो तो भारत के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे चौराहे पर एक भी चप्पा खाली नहीं रखा इन्होंने। अब बाहर उठा के देखो तो 20 जन यहाँ खेल रहे हैं, 25 जन वहाँ खेल रहे, 25 जन यहाँ खेल रहे, वहाँ खेल रहे, वहाँ खेल रहे, सब जगह आँख उठा कर देखो। और धमाधम इसकी कांच फोड़ रहे, उसकी कांच फोड़ रहे, उसकी कांच फोड़ रहे, सब यही झगड़े हैं। मेरा ये कहना है जब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग जब खेलने लग जाएंगे, 125 करोड़ में से, मतलब मैं समझता हूँ 125 में से यदि एक जन क्रिकेट खेले, कितना है? तब भी मानना क्या पड़ेगा? रोज करोड़ जन क्रिकेट खेलते हैं, 125 में से तो एक जन खेलता होगा। मान के चल सकते हैं क्या? मान के चल सकते हैं? मान के चलो थोड़ी देर के लिए। तो 1 करोड़ जन जब क्रिकेट खेलते हैं, बोलो, तब जाकर 11 जन वहां पर मैदान में दिख रहे हैं। मंगलुरु, तुम्बू, पंपू, हाँ क्या कहते हैं? खड़े रहने को क्या कहते हैं? हाँ कन्नड़, खड़े रहने को क्या कहते हैं? हाँ क्या क्या? नींद को। हाँ नींद को। नींद मतलब तो सोना होता है कि नहीं? नींद को मतलब उड़ जाओ, ठीक हो, नींद को। ओके, सावधान रहना, नहीं तो तुम लोगों को नींद को कर दूंगा अभी। तुम लोगों को भी बहुत अच्छा अवसर है। आपको चाहिए कि आप इनका सानिध्य करके कन्नड़ सीख लेवे। 5 साल में आप अच्छी पकड़ रखोगे। हॉस्टल लाइफ का यही तो लाभ है। कुछ मराठी भाषी, उनसे मराठी सीखे। मराठी है, कन्नड़ है, और तो कोई है नहीं अपने यहाँ। गुजराती है, तमे आवे छे तो सिखावे छे, फिर धमाधम सिखावे छे। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत आदान प्रदान होता है, बहुत लाभ होगा आपको। प्लीज। कहाँ तक आया मैं? कहाँ तक आया? हाँ, सदा अध्ययनशीलता और महत्वेच्छा एक साथ ले रहा हूं मैं। वैसे मैं ये कह रहा हूँ 11 जन वैसे जो सामने दिख रहे हैं वो करोड़ जन के खेलने का फल है। आप जन 25-30 है। गद्दी पर जो आज दिख रहे हैं विरले जन, वो एक एक को गली गली मोहल्ले में इतना हमको तत्वज्ञान फैलाना पड़ेगा। तब कितने से उसमें से तो कितने जन, मान के चलो जितने जन को विद्या दी जा रही है, जैसे आपको विद्या दी जा रही है, मान के चलो आप में से 70%, 10-20% तो बीच में 1-2 साल में बरगला जाएंगे बैक होम। 1-2 साल, बोलो क्या कहा मैंने? परांग समझ में आता है? कुछ कुछ तो 10-20% तो ऐसे होते 2-3 साल में ही दे थिंक दे शुड गिव अप। चलो यार घर पर चलो, अभी मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। तो 20% तो गया, 80% मान लो। अभी इस 80% में हम विचार करें
इस 80% में भी 50% ऐसा माल है जो घर पर जाएगा और सीधा उद्योग धंधे में अपने अपने कारोबार में लग जाएगा। या तो माँ बाप के वो जो भी धंधे हैं पूछते नहीं, वो धंधों को संभालता रहेगा, अथवा नौकरियों में ऐसा फंस जाएगा भाई साहब साल में 10 लक्षण, प्लीज 10 लक्षण में भी बाहर जाना निकलना हो जाएगा। आप समझ रहे कितने जन फॉलो कर रहे हैं। आज कितने ही ऐसे शास्त्रीय विद्वान हैं, शास्त्रीय विद्वान है, लोक में ये कहते हैं हम दुनिया का भोजन करते फिर रहे हैं और दुनिया को भोजन एक बार भी नहीं कराए, तो लोक में निंदा करते हैं। आप जानते हैं करे सबका खाते हो और कभी खिलाए क्या किसी को, ऐसा बोलते हैं। आपने सुना है? किसी ने सुना हो तो हाथ ऊपर करो। एक जन ने भी नहीं सुना। नहीं सुना आपने? कहाँ सुना? बोलो, कहाँ सुना? हाँ, कहाँ पर? मंदार जी, वहां पर कोई बोला होगा। ठीक है, एक बात कहने की ये है, आप सब जिनवाणी का लाभ उठाते हो और आप किसी को नहीं कराते हो, लेकिन ऐसा योग्यता बन जाती है कि फंस जाता है आदमी। विद्वान तक 10 लक्षण में भी बाहर नहीं निकल सकता, इतना फंस जाता है। तो हम मान के चलो हम 100 पर इंपार्टिंग कर रहे हैं एक चीज, उसमें से कितने परसेंट रहे? अभी 30% रहे। उन 30% में से भी उनको प्रॉपर स्वास्थ्य हो, बहुत उमंग हो, उमंग होने पर भी प्रॉपर स्वास्थ्य होना जरूरी नहीं है। आप लोगों ने नोट किया होगा, अभी पिछले साल अहमदाबाद के एक आश्रम में एक विद्वान बाहर निकल रहा था, सामने से गाड़ी एक्सीडेंट आया, चले गए। एकदम युवा अवस्था में विद्वान भी चले जा सकते हैं। अपन इसका 5-10% और हटा दो, और कोई कितने परसेंट बचे? अभी 20 में से कोई ये सोचा हमें तो अपना कल्याण करना, हमें तो अपना कल्याण करना, और पढ़ते रहे, भले ही धर्म से चीगे नहीं, लेकिन समाज को तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिले, तो हमारे पास तो 10 में से तो एक ही आदमी तो बचा। आप समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, जो एम्बिशंस आपने कहे हैं उससे समाज को क्या मिलेगा, धर्म को क्या मिलेगा? धर्म को और समाज को यदि कुछ आप देना चाहते, देश के लिए यदि आप देना चाहते हैं, और सोशल वर्क के नाम पर कुछ यदि देना चाहते, तो सबसे पहला वर्क यदि आप कर सकते थे, आपके स्थानिक लेवल पर आप स्वाध्याय सभा चालू कर सकते थे, भले ही पाठशाला के रूप में। मैं क्या टर्म बता रहा हूं? सदा अध्ययनशीलता और महत्वेच्छा। महत्वेच्छा मतलब एम्बिशियसनेस। एम्बिशियसनेस समझ में आता है? मतलब एक सॉर्ट ऑफ ज्ञान तृष्णा ओनली। आपको निरंतर उमंग चाहिए ऊपर 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 बढ़ने के। अभी ये पढ़ना, अभी ये समझना, अभी ये समझना। क्यों समझना इतना सारा? क्योंकि इतना समझो तो इतनी विशुद्धि हुई, अज्ञान का आवरण हट गया, तो सहज ऊपर बढ़ने की उमंग होती है। जो जो आनंद होता है तो ग्रहण करने का भाव होता ही है। हर सेक्टर का ये रूल है। एकाग्रता की बात रही है, उसको अपन कल उठा लेंगे। एकाग्रता को कल पूरा किया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न, किसी को कोई कुछ भी नहीं? ओम नमः।